मेरी शादी 2 साल पहले रिया नाम की लड़की के साथ हो गई थी। रिया मेरी पत्नी का नाम है। मुझे रिया बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए रिया के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन रिया के पेरेंट्स ने मेरे आगे एक शर्त लाकर रख दी कि अगर हमारी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें हमारा घर जमाई बनना होगा। मैं रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया था। रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और इतनी ज़्यादा लाडली थी कि उसके माता पिता अपनी बेटी को अपनी आंखों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने मेरे आगे घर जमाई होने की शर्त रखी थी। इसी तरह से मेरी शादी रिया के साथ हो गई थी और मैं अपनी ससुराल में रहता हूँ। वैसे तो मैं भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बड़ी बहनें थीं। मैंने किसी का कोई ख्याल नहीं किया और बस रिया से शादी करके घर जमाई बन गया और उसकी खातिर अपने माता पिता का साथ और उनका घर तक छोड़ दिया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनका इकलौता और सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरे लिए चांद से दुल्हन लेकर आएगी। हम भले से ही गरीब हैं, लेकिन मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा हूँ, इसलिए उनका सपना था कि वो मेरी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। लेकिन रिया से शादी करके मैंने उनका मन तोड़ दिया और उनका साथ भी छोड़ दिया। मेरे पिता तो बीमार रहते थे, फिर 2 जवान बहनों का साथ जिनकी शादी भी करनी थी। मेरे माता पिता और बहनों को सिर्फ मुझसे ही उम्मीद थी और मैंने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया था। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पत्नी के घर में रहने लगा था। ससुराल वालों ने कहा था कि हम तुम्हें अपना बेटा समझकर अपने साथ रखेंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। जो दामाद घर जमाई बन जाता है उसे बेटा नहीं समझा जाता, बल्कि उसे तो घर का नौकर समझा जाता है। मुझे रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मेरी अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। मैं देखने में बहुत स्मार्ट था और साथ ही साथ बहुत मेहनती था। इसी वजह से मेरे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मैंने भी यही सोचा कि रिया बहुत खूबसूरत लड़की है और फिर इतने अमीर माता पिता की इकलौती बेटी है। जब मैं शादी के बाद रिया के घर चला जाऊंगा तो अपने माता पिता की भी कुछ हेल्प कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका था। रिया के पेरेंट्स ने मेरे आगे शर्त रख दी थी कि अगर तुमने पेरेंट्स से किसी तरह का कोई कांटेक्ट रखा तो हम तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता भी ख़त्म कर देंगे। बस इसी वजह से मेरा दिल नहीं मानता था और मैंने अपनी फैमिली से दूरियां बढ़ा ली थीं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी पत्नी का बड़ा भाई और मेरी पत्नी ही थे। रिया के पिता तो ज़्यादातर अमेरिका में ही रहते थे। वो कभी कभी ही घर आते थे और अब मैं भी इन लोगों के घर का ही मेंबर बन गया था। मैं अपनी पत्नी का हर कहना मानता था। कभी मेरी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था। रिया के साथ शादी करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे जैसा खुशनसीब तो इस दुनिया में कोई नहीं, जिसे रिया जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की मिली है। रिया की फैमिली में मेरी बहुत तारीफ की जाती थी। रिया भी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरे ससुराल में बहुत सारे नौकर थे। मेरी शादी को जब 1 साल हो गया था तो मेरे ससुराल में मैंने बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजारी थी। बस मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था और अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। बाकी मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। खाना पीना, कपड़े और मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मुझे टाइम से पहले ही मिल जाती थी। मुझे काम पर भी जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों का यही कहना था कि तुम हमारी बेटी का ख्याल रखो। रिया को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादातर ध्यान अपनी पत्नी की तरफ ही रखता था। घर में इतने सारे नौकर थे कि घर का कोई मेंबर कोई भी कामकाज नहीं करता था। सारे काम नौकर ही करते थे। इस 1 साल में मेरी ज़िंदगी किसी महाराजा से कम नहीं गुजरी थी। जब से मेरी शादी हुई थी और मैं अपनी ससुराल में आया था, तब से खाना बनाने वाला सिर्फ एक ही शेफ़ था, जो कि बहुत पुराना था और अभी तक मेरे ससुराल के अलावा वो और कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं करता था। वो एक अच्छा और ईमानदार नौकर था। तभी तो मेरे ससुराल वालों ने उसे अपने घर में रखा हुआ था, वरना आजकल के हालात तो ऐसे हैं कि अमीर लोग घर में नौकर रखते हुए भी बहुत डरते हैं। लेकिन ये नौकर भरोसे वाला था। उसका काम यही था कि वो अपने बचपन से ही मेरे ससुराल में दोनों टाइम का खाना बनाने आता था। नाश्ता बनाने के लिए एक अलग नौकर था। ये नौकर खाना भी बहुत अच्छा बनाता था और घर वालों को इसी के हाथ का खाना पसंद आता था।
मुझे वो आदमी कभी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना ही होता था कि वो दोपहर और रात का खाना बनाता था, और उसको बंगले के पीछे रहने के लिए एक कमरा भी दिया गया था। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश था। मेरी पत्नी तो अपनी माँ के साथ किटी पार्टी या फिर शॉपिंग के लिए हर दूसरे तीसरे दिन जाती रहती थी, और मेरा साला जो कि ऑफिस संभालता था वो सारा दिन ऑफिस में रहता था। अब बचा मैं, तो मुझे कोई काम नहीं होता था, इसलिए मैं घर में सारा दिन फ्री रहता था। घर में वही नौकर राजू दोपहर और रात का खाना बनाता था। मैं उसी के साथ बातचीत करता रहता था। इसी तरह से मेरा सारा दिन गुजर जाता था। मुझे राजू के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इस घर में मुझसे इस तरह से बात करने वाला कोई भी नहीं था जैसे राजू किया करता था। मगर फिर एक दिन राजू ने काम छोड़ दिया था। वो शादी करके अपनी पत्नी को गांव लेकर चला गया था, और उसके बाद वो गांव में ही शिफ्ट हो गया था। अब राजू की जगह किसी दूसरे नौकर को तो काम पर रखना ही था। अब इतनी जल्दी कोई नया नौकर मिलना तो इतना आसान काम नहीं, और अगर मिल भी जाता तो वो राजू जैसा नहीं होता जितना ईमानदार और मेहनत से काम करने वाला राजू था। मगर अब क्या किया जाता, कुछ न कुछ तो करना ही था। आखिरकार वो दोनों टाइम का खाना बनाता था, और हमें इस जैसे काम करने वाला और खाना बनाने वाले नौकर की जरूरत थी। मैं घर में रहकर सारे नौकरों की देखभाल किया करता था, और नए नौकर की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर ही थी। कुछ दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी ने भी नौकर ढूंढने के लिए मुझ पर जोर डाला था, लेकिन मैंने एक दो नौकर से बात की थी काम पर आने के लिए, तो नौकर तैयार हो जाते थे, लेकिन हमें नौकर को परमानेंट अपने घर पर रखना था। लगभग 4-5 दिन तो हमारे ऐसे ही गुजर गए थे, और फिर मेरी पत्नी ने कहा कि जब तक नौकर नहीं आ रहा तब तक तुम्हें खाना बना लो। मुझसे परफेक्ट खाना बनाना नहीं आता था, मैं क्या कर सकता था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर मैंने ये भी कर लिया। मैंने यूट्यूब से रेसिपी देख देख कर खाना बनाना सीख लिया, और इसी तरह से खाना बनाने लगा। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं ज्यादा काम नहीं करता था, इसलिए अब जब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था तो मुझे एक टाइम का खाना बनाकर ही बहुत थकान हो जाती थी। मेरे हाथ का खाना घर में सबको बहुत पसंद आया था। मेरी सास का कहना था कि अब तुम ही खाना बनाया करो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक जाता था। अब मैंने कुछ भी करके ठान लिया था कि मैं नौकर ही ढूंढ कर रहूंगा। मैंने काफी दिनों तक शेफ की तलाश की, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला था। मेरी सास और पत्नी को तो मेरे बनाए हुए खाने की लत लग गई थी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें नौकर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया है, इसलिए अब से घर में कोई नौकर नहीं आएगा और तुम ही खाना बनाया करोगे। लेकिन मैं खाना बनाकर बहुत थक जाता था, क्योंकि अब मेरी काम करने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने अपने एक पुराने दोस्त से बात की। मेरा दोस्त एक होटल में शेफ की नौकरी करता था। मैंने उसको फोन करके अपनी ससुराल में नौकरी के बारे में बताया। वो आने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन उसे अर्जेंट काम था, इसलिए उसने अभी कुछ दिन के लिए मुझसे टाइम मांगा था। फिलहाल इन दिनों मैंने ही खाना बनाया। जैसे भी हुआ मैंने ही इस काम को किया, और अपने दोस्त के आने का इंतजार करने लगा कि अब मेरा दोस्त आ जाएगा तो मुझ पर से इस काम की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा खाना बनाता है और मेरे ससुराल वालों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। उसके बाद उन लोगों का ध्यान मुझ पर से भी हट जाएगा। मेरा दोस्त भी इसी शहर में रहता था। कुछ दिनों के बाद मेरा दोस्त मेरी ससुराल आ गया था, लेकिन जब उसने परमानेंट नौकरी करने की बात सुनी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो दिन रात यहाँ पर नहीं रह सकता था। उसका अपना भी परिवार था। लेकिन उसने एक लड़के के बारे में बताया जो कि उसके जैसे ही अच्छा खाना बनाता है। उसने बताया कि वो परमानेंट नौकरी जरूर कर लेगा। मेरे दोस्त ने उस लड़के को घर बुलवा लिया और वो लड़का परमानेंट नौकरी करने के लिए तैयार हो गया था। मेरे दोस्त ने बताया कि ये बहुत भरोसेमंद और ईमानदारी से काम करने वाला लड़का है। बस मुझे और क्या चाहिए था। मैं इस खाना बनाने वाले झंझट से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मैंने फौरन ही उस लड़के को अपनी पत्नी और सास से मिलवाया। मैंने उस लड़के को बता दिया था कि तुम्हें पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, बस घर में खाना अच्छा बनाना है जो कि सबको पसंद आ जाए।
मैंने उसको ज्यादा पैसों का लालच दिया था ताकि वो किसी भी हाल में नौकरी से इनकार न कर दे, क्योंकि इन दिनों में मेरी हालत तो घर का खाना बना बनाकर बहुत बुरी हो गई थी। अब बारी थी मेरी पत्नी और सास की, जो कि उस लड़के को नौकरी पर रखने वाली थी। मैंने अपनी पत्नी और सास से जब उस लड़के को मिलवाया तो उन्होंने कहा कि हमें पहले इसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करना होगा। अगर हमें खाना पसंद आया तभी हम इसको नौकरी पर रखेंगे। लेकिन जब उस नौकर ने रात का खाना बनाया तो मेरी सास और पत्नी को बहुत पसंद आया था। उन दोनों ने उसको नौकरी पर रख लिया था। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी और सुकून भी मिला था कि चलो ये मुश्किल तो हल हो गई थी। अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मेरा साला भी कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास बिजनेस के सिलसिले में चला गया था। मैं सोचने लगा कि शायद मेरा साला मुझे अपना बिजनेस संभालने के लिए कहेगा, लेकिन वो मुझे कुछ भी बिना बताए और बिना समझाए ही अमेरिका चला गया था और वो कुछ दिन अपने पिता के साथ रहना चाहता था। वो कभी कभी आता जाता रहता था। जब उसकी कंपनी में मीटिंग होती तब वो अमेरिका चला जाता था और इसी बहाने अपने पिता से भी मिल लिया करता था। मुझे भी अपने साले का अमेरिका जाना कभी बुरा नहीं लगा था। बस मैं ये चाहता था कि मैं हमेशा घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी या मेरा साला कभी ये नहीं कहते कि तुम भी हमारे साथ मिलकर हमारा बिजनेस में हाथ बटाओ। वो इस घर के सारे काम अपनी मर्जी के मुताबिक किया करता था। आखिर मैं भी तो उनकी फैमिली का ही मेंबर था, लेकिन मेंबर से बढ़कर भी दामाद का रिश्ता होता है। मैं उनकी इकलौती बेटी का पति था। मुझे ऐसा लगता था जैसे धीरे धीरे मेरे ससुराल में इज्जत कम होती चली जा रही है। मेरी पत्नी की नज़रों में भी मेरी वैल्यू पहले के मुताबिक कम हो गई थी। फिलहाल शेफ का बंदोबस्त तो हो गया था, इसलिए अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि मैं घर के काम नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों तक तो ये शेफ खाना बनाता रहा, लेकिन अचानक उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो नौकरी छोड़कर चला गया। मैं फिर से परेशान हो गया था कि फिर से मुझे किसी नौकर की तलाश करनी पड़ेगी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसने मुझसे हमारे घर जाने का एड्रेस मालूम किया था, लेकिन वो मुझे नहीं जानता था। मैं भी उसे नहीं जानता था। मैं हैरान रह गया था कि वो कौन है और मेरे ससुराल का एड्रेस क्यों पूछ रहा है। फिर वो कौन था? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं नया नौकर हूँ। मुझे पता चला है इस घर में नौकर की ज़रूरत है, इसलिए मैं नौकरी करने के लिए इस घर में जाना चाहता हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं इस फैमिली का ही मेंबर हूँ। तुमको किसने बताया कि हमारे घर में नौकर की ज़रूरत है? उसने कहा कि मुझे इस घर के पुराने नौकर ने भेजा है। इसका मतलब था कि इस लड़के को राजू ने भेजा था। राजू, जो कि मेरी ससुराल का बहुत पुराना नौकर था। राजू का नाम सुनते ही मैं पहचान गया था कि उन्होंने इस लड़के को नौकरी के लिए हमारे घर पर भेजा है। उस लड़के को देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई थी। वो कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा था। वो हैंडसम, स्मार्ट और कम उम्र का लड़का था। मैं उसे अपने साथ घर पर ले गया था, जबकि घर में उस टाइम कोई भी नहीं था। मेरी पत्नी और सास दोनों ही ज्यादातर घर से बाहर रहती थीं। वो लड़का गरीब था, लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट था कि उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये लड़का गरीब है। मैंने यही सोचा कि गरीब लोग भी तो खूबसूरत हो सकते हैं, और हो सकता है बेचारे की कोई मजबूरी है, तभी वो नौकरी करने के लिए तैयार है। यही सोचकर मैंने उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और उसे काम समझाने लगा था। वो सारा काम समझ गया था। मैंने उसे सैलरी के बारे में जब पूछा तो उसने कहा कि साहब, आप मुझे अपनी खुशी से जितने भी पैसे दोगे मैं वो खुशी खुशी रख लूंगा। फिलहाल हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि अगर हमें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया तो हम जितने पैसे अपने पुराने नौकर राजू को दिया करते थे तुम्हें उससे डबल पैसे दिए जाएंगे। और पूछा भी था कि अगर तुम्हें अभी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम्हें अभी भी पैसे मिल सकते हैं, मगर उसने इस बात से भी इनकार कर दिया था। इससे पहले ये लड़का एक जगह और काम किया करता था। उसने बताया कि उस घर में उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और उसके मुताबिक पैसे भी नहीं देते थे। वो लड़का बहुत खुश हो गया था और आज से ही काम पर लग गया था। मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि चलो अच्छा हुआ, मुझे फिर से नौकर की तलाश नहीं करनी पड़ी। नौकर खुद चलकर हमारे घर आ गया और ये भी सुकून हो गया था कि ये नौकर राजू का भेजा हुआ लड़का है।
राजू ने भी इसको सारा काम समझा दिया होगा। जैसे राजू समझदार और ईमानदार था, ये भी उसी के जैसा होगा। और अब वो दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में तैयारी करने लगा था। लगभग 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसने खाना तैयार कर दिया था। मैंने खाना टेस्ट किया तो मुझे खाना बहुत पसंद आया था। मुझे खुशी हुई थी क्योंकि उसने जल्दी और अच्छा खाना बना लिया था। बस आज से उसकी नौकरी हमारे घर में पक्की हो गई थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हें अब इसी घर में रहना है और यहाँ के कामकाज संभालने हैं। वो अपना सामान रखने के लिए बंगले के पीछे बने हुए क्वार्टर में चला गया था। अगले दिन वो दोपहर का खाना बनाने के लिए 11 बजे आ गया था और उसने खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। मुझे उससे कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो दोपहर का खाना बनाकर अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चला गया था। मेरी पत्नी और सास को भी उसके हाथ का खाना पसंद आया था। अभी उसको हमारे घर में खाना बनाते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। उस लड़के की बातचीत मेरे साथ अच्छी हो गई थी। बातों बातों में ही उसने मुझसे कहा कि मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पहनने के लिए अपने कपड़े दे दो। और उसने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। जो पैसे उसको मिला करते थे वो इन पैसों को अपने परिवार में घर खर्च करने के लिए दे दिया करता था, तो इसीलिए वो अपने कपड़े खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत तरस आया था। ऐसा लगा था जैसे कि ये मेरी अपनी कहानी है, क्योंकि मैं भी तो गरीब था और अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने माता पिता को जैसे तैसे करके पैसे दिया करता था। लेकिन अब जब से मैं घर जमाई बनकर अपनी ससुराल में रह रहा था, तब से ही अपने माता पिता और बहनों को भूले बैठा था। मैंने उसे अपने थोड़े से कपड़े दे दिए थे, लेकिन मैंने ये क्या देखा कि वो अगर मुझसे सुबह के टाइम कपड़े लेकर गया तो रात को पहनकर आ जाता था। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि वो मेरे कपड़ों को पहनकर मेरे ही सामने घर में खाना बनाया करता था। अब वो रोज मेरे कपड़े मुझसे मांगता तो मैं उसे अब अपने पुराने कपड़ों के बजाय नए कपड़े भी देने लगा था। वो मेरे नए कपड़ों के साथ भी रोजाना ऐसा ही करने लगा था। वो रोज मुझसे मेरे एक जोड़ी कपड़े मांगता और मैं हमदर्दी में आकर उसे अपने कपड़े दे दिया करता था, और वो थोड़ी देर बाद ही मेरे कपड़ों को पहनकर अपने काम में बिजी हो जाता था। मुझे उसका इस तरह का बिहेवियर बड़ा अजीब लगने लगा था। न जाने वो ऐसा क्यों करता था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं एक बात और नोटिस कर रहा था कि मेरी पत्नी अब अपनी मम्मी के साथ किसी पार्टी या शॉपिंग के लिए नहीं जा रही थी। वो ज्यादातर घर में ही रहने लगी थी। लेकिन ना जाने मेरी पत्नी को क्या हो गया था कि उसने उस नौकर को खाना बनाने से मना कर दिया और कहने लगी कि तुम मेरे गार्ड बनोगे, मैं जहाँ जाऊंगी तुम मेरे आगे पीछे रहोगे। मुझे अपनी पत्नी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैं उसका पति था। फिर उसे गार्ड की क्या जरूरत पड़ गई थी। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अब सारे घर का काम तुम किया करोगे। मैं अपनी ससुराल में रहकर अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कह सकता था। मैंने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें गार्ड की क्या जरूरत है। रिया ने कहा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लोग नजर उठा उठाकर मुझे देखते हैं, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। मुझे गार्ड की जरूरत है। अब ये लड़का 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। और तुम भी तो पिछले दिनों जब नौकर नहीं मिल रहा था तो इतना अच्छा खाना बना रहे थे, अब उसकी जगह खाना तुम बनाओगे। रिया को न जाने क्या हो गया था, वो कैसी कैसी बातें करने लगी थी। अब मैं उसके फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं घर जमाई था और घर जमाई को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी की बात पर बहुत हैरत हुई थी। मतलब मेरी पत्नी होकर ही वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी कि मेरी आंखों के सामने अपने आगे पीछे घर के नौकर को गार्ड बनाकर रखेगी। आखिरकार इसकी क्या वजह थी? वो ऐसी तो कभी नहीं थी। जितना प्यार मैं रिया से करता था उतना ही वो भी मुझसे करती थी। न जाने रिया को क्या हो गया था। और ऊपर से वो लड़का जिसे मैं मासूम और गरीब समझ रहा था, जिस पर मैं भरोसा कर रहा था, हमदर्दी कर रहा था, वो भी तो ये सब करने के लिए फौरन ही तैयार हो गया था, जबकि उसे घर में शेफ की नौकरी पर रखा गया था। वो मेरी पत्नी के सामने मुझे घूरती हुई नजरों से ऐसे देखता था, ऐसा लगता था जैसे मेरी पत्नी मेरी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपने साले को फोन किया। उसका कहना था कि वो 2-3 हफ्तों के बाद जब घर वापस आएगा तो देख लेगा।
मुझे तसल्ली हो गई थी कि मेरा साला सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मैं जब भी अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता, बीच में वो नौकर हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता। और मेरी पत्नी भी मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी और खामोशी से गार्ड को अपने आगे पीछे लगाए रखती थी। मेरी पत्नी पूरा दिन घर से बाहर तो रहती ही थी, लेकिन अब रातों को भी घर से गायब रहने लगी थी। वो मेरी कोई बात नहीं सुनती थी। न जाने मेरी पत्नी को क्या हो गया था। अब मैं उसको किस तरह से समझाता। धीरे धीरे रिया बदलती चली जा रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बात बात पर मुझे घर जमाई होने का एहसास दिलाती थी और मुझसे झगड़ा करने लगी थी। कभी कभी तो वो गार्ड के साथ ही खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। मैं उससे इसकी वजह पूछता तो कहती कि हम अमीर लोग हैं, हमारी जान को हमेशा खतरा रहता है, इसलिए मैं अपने गार्ड को कमरे में साथ लेकर जा रही हूँ। अब मैं क्या कर सकता था। मेरी पत्नी अब मुझसे ज्यादातर नाराज रहने लगी थी। मुझे उन दिनों कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं आज इस नौकर को अपने कपड़े नहीं बल्कि अपने साले के कमरे से उसके एक जोड़ी कपड़े निकाल कर इस नौकर को दे देता हूं। और मैंने यही सोचा था कि मैं अब की बार उसे अपने कपड़े नहीं बल्कि अपने साले के कपड़े दूंगा। क्या पता शायद ये सब कुछ ठीक हो जाता। और मैंने ऐसा ही किया था। मैंने अपने साले के कमरे को चोरी चुपके खोला और उसकी कबर्ड से एक जोड़ी उसके कपड़े निकाल लिए और उसके क्वार्टर में जाकर उसको वो कपड़े दे दिए थे। और फिर अगले दिन निकलने का इंतजार करने लगा था। जब अगले दिन वो कपड़े पहन कर आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी शादी के कपड़े जो कि रिया अपनी पसंद से मेरे लिए लेकर आई थी, उसने वो पहन रखे थे, मगर मैंने तो उसे अपने साले के कपड़े दिए थे। लेकिन उसने तो मेरे आज वही कपड़े पहने थे जो मैंने अपनी शादी वाले दिन पहने थे। मेरी शादी पर ये कपड़े मेरे लिए रिया अपनी पसंद से लेकर आई थी। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। इसका मतलब ये था कि उसने मेरी कबर्ड से मेरे कपड़े चुराए थे, क्योंकि ये कपड़े मैंने उसे नहीं दिए थे और कभी देता भी क्यों। ये मेरी जिंदगी के सबसे स्पेशल दिन के कपड़े थे। शादी का दिन हर इंसान की जिंदगी का स्पेशल दिन होता है और शादी के दिन पहने जाने वाले कपड़े जिसको दूल्हा या दुल्हन अपनी सारी जिंदगी संभाल कर रखते हैं। और ये लड़का मेरी आंखों के सामने मेरे ही कपड़े पहने हुए खड़ा था। वो कैसे मेरे कपड़े पहन सकता था। मैंने फौरन ही गुस्से में आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगा कि अगर आज के बाद उसने मेरी पत्नी का पीछा करने की कोशिश की या फिर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो मैं उसका मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। मगर इससे पहले मैं उस पर हाथ उठाता, मेरी पत्नी ने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अगर तुमने इस नौकर को घर से बाहर निकाला तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। इसका मतलब ये था कि रिया इस नौकर के लिए अपने पति को घर से बाहर निकालने की बात कर रही थी। वो एक नौकर था, जबकि मैं तो उसका पति था और उसके लिए अपनी फैमिली और सब कुछ छोड़ बैठा था। उसने मेरे कपड़े मेरी परमिशन के बिना उस नौकर को दिए थे। मैं ऐसे इंसान को अपने घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी पत्नी ने बताया कि पहली बात तो ये है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है, मेरे मम्मी पापा का है। तुम शायद भूल रहे हो, तुम घर जमाई हो, इसलिए तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर इतना हक नहीं है जितना कि मेरा है। और दूसरी बात ये कि ये सूट इसको मैंने पहनने के लिए दिया है, मेरी कबर्ड से निकाल कर। मेरी पत्नी का कहना था कि ये कपड़े मुझसे ज्यादा उस पर अच्छे लग रहे थे, इसलिए उसको पहनने के लिए दे दिए। और मेरे सामने ही रिया उस नौकर की तारीफ कर रही थी। वो मुझे और उस नौकर को एक जैसा क्यों समझ रही थी। वो काम करने वाला मामूली सा नौकर था और जबकि मैं तो उसका पति, उसका सब कुछ था। मेरी पत्नी बदल गई थी। क्या मेरी पत्नी उस लड़की की स्मार्टनेस की वजह से बदल गई थी? जबकि मैं रिया से मोहब्बत करता था। रिया और मेरी लव मैरिज हुई थी। रिया के माता पिता ने मेरे आगे शर्त रखी थी कि मैं उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा और उनके घर में ही रहूंगा। और मैंने अपने ससुराल वालों की शर्त के मुताबिक वैसा ही किया था। इस सब में रिया की फैमिली से ज्यादा रिया की खुशी थी और मैं रिया की खुशी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार था। और शादी के दिन से लेकर अब तक मैं रिया का कहना मानता चला आ रहा था। मैंने रिया के आगे कभी किसी को अहमियत नहीं दी थी और रिया भी मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं करती थी। न जाने अब रिया को क्या हो गया था, वो क्यों इतनी ज्यादा बदलती जा रही थी। मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी।
फिलहाल दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। ये बात रिया की मम्मी और उसके भाई को अभी तक पता नहीं थी। मेरा साला अभी तक अमेरिका से वापस नहीं आया था। ये बात अभी रिया की मम्मी को नहीं पता थी कि वो मुझसे ज्यादा उस नौकर को अहमियत दे रही है। रिया की मम्मी को इतनी फुर्सत ही नहीं होती थी कि वो ढंग से किसी से बात भी कर सके, इसलिए उनको अभी तक कुछ पता नहीं था। और इधर मेरी पत्नी का बिहेवियर मेरी तरफ से बिल्कुल बदल गया था। वो मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती थी, हमेशा उस नौकर के साथ ही घूमती फिरती रहती थी। वो कभी उसके साथ शॉपिंग पर जाती तो कभी मूवी देखने। रिया मुझसे कहती कि घर का सारा काम अब तुम ही किया करोगे, जो काम ये लड़का करता था अब वही काम तुम करोगे। मैंने अपनी पत्नी से इनकार किया तो उसने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी। मैं इस घर से नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि जिस दिन से मैंने रिया से शादी की थी मेरे माता पिता मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थे। अब मुझे अपने घर पर किसी भी हाल में नहीं रखते। मेरे साले का कहना था कि मैं बस उसके आने तक का इंतजार करूं, वो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। उसका कहना था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, यहाँ तक कि रिया की मम्मी को भी नहीं बताऊं, वो खुद आकर सब कुछ ठीक कर देगा। और मैंने उसकी बात मान ली थी। मुझे अपने साले की बात पर इसीलिए भरोसा था क्योंकि मेरी और रिया की शादी होने पर उसने हम दोनों की बहुत हेल्प की थी। मैं हमेशा अपने साले की हर बात मानता था क्योंकि उसने कभी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं किया था। इस बात का आइडिया मुझे अच्छे से था। मुझे अपने साले पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब मैं उसका अमेरिका से आने का इंतजार कर रहा था। एक वही मेरी आखिरी उम्मीद था, वरना मुझे अपनी पत्नी से तो किसी तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और न ही मुझे अपनी फैमिली से कोई उम्मीद थी, क्योंकि मैंने ही अपनी फैमिली का साथ पहले ही छोड़ दिया था। इसीलिए मेरे परिवार वाले भी मुझे भूल गए थे। मुझे तो डर था कि कहीं रिया उस नौकर के साथ शादी ना कर ले, और अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। मेरे पास बहुत कम टाइम था, मुझे जल्दी ही कुछ करना था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन इसी तरह से इंतजार में गुजर गए थे और इधर मेरा साला घर वापस आ गया था। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात अपने साले को बता दी थी कि किस तरह से ये लड़का हमारे घर काम करने के लिए आया था। और फिर जब उसने मेरे कपड़े मांगे तो मैंने उसे दे दिए थे, और फिर एक दिन तुम्हारे कपड़े दे दिए। उसके बाद से ही ये सब कुछ हो रहा था। मेरी सारी बात तसल्ली से सुनकर मेरा साला कहने लगा कि वो अपनी बहन से बात करेगा इस बारे में और कल ही उस लड़की को भी नौकरी से निकाल देगा। मुझे सुकून मिल गया था क्योंकि मेरे साले ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। मेरे साले के सामने जैसे ही वो लड़का आया, मेरे साले ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया था और कहा था कि आज के बाद वो काम पर नहीं आए और इस घर से निकल जाए। मगर वही हुआ था जिसका डर था। रिया ने आकर अपने भाई को भी रोक दिया था और कहा था कि अगर उसने इस लड़के को घर से निकाल दिया तो रिया भी साथ साथ इस घर से निकल जाएगी। वो यहाँ से इस नौकर के साथ कहीं चली जाएगी। मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मेरा साला भी अपनी बहन के आगे मजबूर हो गया था और इस लड़के को फिर से वही परमिशन मिल गई थी जो इसके पास पहले से थी, और फिर वही सब होने लगा था। मेरी पत्नी उस लड़के के साथ सारा दिन गायब रहती थी और दोनों टाइम का खाना मैं बनाने लगा था। मैंने इस बारे में अपने साले से बात की थी कि उसने तो कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, मगर सब वैसा ही था। वो भी अपनी बहन की जिद के आगे डर गया था। तो क्या अब रिया मेरे साथ सारी जिंदगी ऐसा ही करने वाली थी? क्या मेरा साला अपनी बहन की वजह से खामोश हो जाएगा? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। मेरा साला आज खामोश हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा इसी तरह से खामोश रहेगा। उसका कहना था कि ये सब कुछ उसको नॉर्मल नहीं लगता। उसका कहना था कि जरूर उसकी बहन को वो लड़का बहला फुसला रहा है। अगर उसे दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट होता तो वो कभी किसी नौकर को पसंद नहीं करती। रिया खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अमीर है, तो उसको कोई और लड़का भी मिल सकता था। तो फिर उसने उस नौकर को ही पसंद क्यों किया था? उसकी इस बात ने मुझे भी सोच में डाल दिया था। माना कि वो नौकर स्मार्ट था, कम उम्र का लड़का था, लेकिन था तो वो गरीब और अंगूठा छाप लड़का। था तो मैं भी वैसा ही, लेकिन मैं रिया की पसंद और उसकी मोहब्बत था। और फिर रिया की और मेरी शादी हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो उस नौकर को क्यों पसंद कर रही है? इस तरह से मुझे अपने साले की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी।
तो फिर इन सब की क्या वजह थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साले ने बताया कि जरूर उस नौकर ने रिया पर जादू टोना किया होगा, तभी तो वो उसके वश में आ गई है और उसी की साइड से बोल रही है। मेरे साले ने बताया कि कम उम्र के लड़के आजकल इन चक्करों में पड़ते जा रहे हैं। जरूर उसने कुछ किया था, जो हर रोज वो लड़का मेरे कपड़े ले जाता था और जब अगली बार घर में आता तो कपड़ों को पहनकर आता था। इसके पीछे जरूर कोई वजह थी और वो यही वजह थी कि जरूर उसने कोई जादू टोना किया था। मुझे अपने साले की बात पर पक्का यकीन तो नहीं आ रहा था, मगर जिस तरह से उसने मुझे बताया था उस हिसाब से तो मुझे सब कुछ सही लग रहा था। मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की कि वो एक तांत्रिक बाबा को जानता था। वो मुझे अपने साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चला गया। मैंने तांत्रिक बाबा को अपनी सारी बात बता दी। इस बात को हुए लगभग 15 दिन गुजर गए थे और इन 15 दिनों में मेरी पत्नी रिया बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल हकीकत ये थी कि रिया एक बार एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी, जहां पर ये लड़का जॉब करता था। वहां पर इस लड़के को रिया पसंद आ गई थी। इसने रिया के आगे पीछे बहुत चक्कर लगाए ताकि रिया इसे पसंद कर ले। रिया उम्र में इस लड़के से बड़ी थी और फिर शादीशुदा थी, इसलिए रिया ने इस लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये लड़का रिया की खूबसूरती के पीछे ही नहीं बल्कि उसकी अमीरी के पीछे भी पड़ गया था। उस लड़के को अच्छी तरह से पता था कि रिया शादीशुदा है और बड़े बाप की बेटी है, इसलिए उसने रिया को फंसाने की कोशिश की। रिया उसके कब्जे में नहीं आ रही थी तो उसने इस बारे में अपने पिता को बताया। उसका पिता जादूगर है जो लोगों पर जादू टोना करता है। पैसों के लालच में आकर दोनों बाप बेटे ने प्लान बनाया कि वो अपनी बेटी को नौकर बनाकर हमारे घर भेज देगा और जादूगर का बेटा रिया से शादी कर लेगा और उसके बाद रिया की सारी दौलत किसी तरह से अपने नाम करवा लेगा। इसलिए वो हमारे घर पर आया था और मेरे कपड़े ले जाकर अपने पिता को दे देता था और उन कपड़ों पर जादू करवाने के बाद वो कपड़े खुद पहन लेता था ताकि मेरी पत्नी मुझसे दूरी बनाने लगे और मुझे छोड़कर उसे पसंद करने लगे। उस लड़के ने जादू से मेरी पत्नी को अपने वश में किया हुआ है, तभी तो मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, क्योंकि मेरी पत्नी जादू के असर में है। अब हमें इस चीज का हल ढूंढना था, इसलिए मैंने किसी तरह तांत्रिक बाबा से इस जादू का तोड़ करवाने के लिए कहा। तांत्रिक बाबा ने इसके बदले मुझसे बहुत बड़ी रकम मांगी जो कि मेरे पास नहीं थी। अब मैं क्या करता, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस लौट आया था। मैं इसी तरह से मुंह लटकाए हुए घर वापस आ रहा था, तभी मेरी बहन रास्ते में मुझे मिल गई और मेरे गले से लगकर खूब रोने लगी। मेरी बहन ने कहा कि भैया मेरी शादी हो गई है और मेरी शादी एक बड़े अमीर परिवार में हुई है। मैं अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने परिवार से दूर रह रहा था। शायद ये मेरी इसी गलती का नतीजा था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का बहुत दिल दुखाया था और उनका कहना नहीं माना था। माता पिता का कहना न मानने वाले बच्चों के साथ यही होता है, जो कि मेरे साथ हो रहा था। मेरी बहन ने जब मुझे तांत्रिक बाबा की कोठरी से बाहर निकलते देखा तो वो कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आए थे भैया। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बहन ने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसको आपको मानना होगा। मैंने अपनी बहन से कहा, मुझे कोई ऐसी शर्त ना देना जिसकी वजह से मैं सारी जिंदगी पछताऊं, क्योंकि जब मैंने रिया से शादी की थी उसकी फैमिली ने भी मेरे आगे घर जमाई बनने की शर्त रखी थी, जिसको मैंने मान लिया था। अब मैं किसी शर्त पूरी करने काबिल नहीं बचा हूँ। मेरी बहन कहने लगी कि भैया आप उदास मत हो, मैं आपसे घर जमाई बनने की शर्त नहीं रख रही हूँ, बल्कि आपको ये याद दिला रही हूँ कि आपके माता पिता आपको बहुत याद करते हैं और दोनों छोटी बहनें भी बहुत याद करती हैं। दोनों छोटी बहनों ने माँ पिताजी को मना लिया है। जब आप भाभी को लेकर घर जाओगे तो दोनों में से कोई भी नाराज नहीं होगा। आपके बिना रहकर दोनों की हालत बुरी हो गई है, इसलिए जब भाभी ठीक हो जाएं तो आप उनको लेकर इज्जत से अपने घर चले जाना। माँ पिताजी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। घर जमाई बनने से अच्छा है आप एक अच्छा पति और अच्छा बेटा बनकर दिखाओ। आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया, शायद इसी वजह से आज आपको भी दुख मिल रहे हैं। मैं अपनी बहन की बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है। मेरी बहन ने मुझे पैसे दिए। उसके बाद मैं तांत्रिक बाबा के पास चला गया। तांत्रिक बाबा ने उस नौकर के पिता के जादू का असर खत्म कर दिया था। धीरे धीरे मेरी पत्नी में बदलाव आने लगे थे। मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया
और उस नौकर की हकीकत भी बता दी कि ये मॉल में जॉब करता था और ये तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। जब मैंने और मेरे साले ने उस नौकर की पिटाई लगाई तो उसने अपने मुंह से सारी बात उगल दी थी। रिया को यकीन आ गया था कि मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी उस नौकर के जादू के असर में थी, तभी वो बदल गई थी। मैंने रिया से कहा, अब मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी मेहनत से कमाकर महल न बना सकूं, लेकिन तुम्हें महलों की रानी बनाकर जरूर रखूंगा। मेरी पत्नी मेरी इन बातों से बहुत खुश हो गई थी और मैं गर्व से सीना चौड़ा करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके पेरेंट्स की बिना इजाजत लिए ही उसे अपने घर लेकर आ गया था। मैं जब अपनी पत्नी को लेकर घर गया तो मेरे माता पिता थोड़ा नाराज तो हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने हम दोनों को माफ कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए, फिर महीने और फिर कुछ साल गुजर गए। आज जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई है कि मैं एक घर जमाई, आज बड़े से कार शोरूम का मालिक बन गया हूँ। आज मैं अपनी पत्नी को सच में महलों की रानी बनाकर रखता हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत खुश रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जादू टोना सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी यही जादू आपकी हकीकत खोल कर रख देता है और हमें कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर में नौकरी पर नहीं रखना चाहिए जिनकी हमें जान पहचान न हो। उस नौकर ने हमसे ये भी झूठ कहा था कि उसको राजू ने हमारे पास भेजा था। नौकर की सच्चाई तो तांत्रिक बाबा की वजह से खुलकर सामने आ गई थी, वरना मैं आज अपनी पत्नी से दूर होता। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके माता पिता आपके भले के लिए ही आपको किसी काम से रोकते हैं, इसलिए अपने माता पिता की बात को कभी मत टालना और उनका साथ मत छोड़ना। हम उनके बुढ़ापे की लाठी हैं, अगर लाठी ही नहीं रहेगी तो बूढ़ा कैसे चल सकेगा। इसी तरह से एक दिन कभी हमारा दौर भी आएगा जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने अपने दौर में उनके साथ कितना गलत किया। इसलिए अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।